हेलो फ्रेंड्स। सो आज मैं आप लोगों के सामने एंजाइम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाला हूँ। देखिए, इसमें जो टोटल एमसीक्यू दिए हुए हैं वो 44 दिए हुए हैं, लेकिन हम 44 एमसीक्यू नहीं देखेंगे। हम सिर्फ उनमें से 10 एमसीक्यू, पहले जो 10 एमसीक्यू आएंगे वही देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ऑल कोएंजाइम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम। तो देखिए, एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन से डिराइव्ड होते हैं, लेकिन जो कोएंजाइम्स होते हैं वो होते हैं विटामिन्स। जैसे विटामिन ए है, बी है, फिर बी की पूरी फैमिली है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये जो भी विटामिन है ऑलमोस्ट एंजाइम को सपोर्ट करते हैं रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इज कंटिन्यूसली इंक्रीज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूसली बढ़ती रही तो उसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। ऑप्शन ए, इट इंक्रीजेस कंटिन्यूसली, ऐसा ज़रूरी नहीं। ऑप्शन बी, देर इज़ नो इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। ऑप्शन सी, it increases to the certain level, after it will remain constant. Option D, it increases to the certain level, after that it decreases. देखो, एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन टेम्पररी थोड़ा बहुत ऊपर जाता है और उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे वो कांस्टेंट हो जाता है। तो हमारा सी आंसर हम सेलेक्ट करेंगे इसके लिए। यस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ डिटेचेबल कोफैक्टर इज एन इनऑर्गेनिक आयन देन इट इज डिजाइनेटेड एज। तो अगर डिटेचेबल कोफैक्टर इनऑर्गेनिक आयन होता है तो उसे हम कहते हैं एक्टिवेटर। यस। क्वेश्चन नंबर फोर, विच मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ये पूछा गया कि बेसिकली एंजाइम का कौन सा स्ट्रक्चर है होता है जो उसकी एक्टिविटी, उसकी फंक्शनल एक्टिविटी के लिए कम से कम जरूरी है। तो देखो, एंजाइम के अगर हम देखें, प्रोटीन के अगर हम देखें तो 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी। तो उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो सिर्फ जनरल स्ट्रक्चर दिया होता है, मतलब कार्बोक्सिल टर्मिनल, अमाइनो टर्मिनल वगैरह। और अगर हम ये देखें सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स भी ऐड होते हैं। लेकिन सबसे बेटर अगर हम देखें तो टर्शरी स्ट्रक्चर है, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा स्टेबल है और उसमें पावर भी ज़्यादा होती है। तो हम टर्शरी स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करेंगे। यस। क्वेश्चन नंबर 5, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम हैव हाउ मेनी डिफाइनेट रीजन। एक्टिव साइट के ऊपर ऑलमोस्ट 2 रीजन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डबलिंग द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन हैज़ व्हाट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल कर दिया तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल। क्वेश्चन नंबर 7, एंजाइम आर प्राइमरीली। तो देखिए, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। आपने ये सेंटेंस सुना होगा, काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है ये। तो इसका आंसर हो जाता है एंजाइम्स आर प्राइमरीली प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 8, सम एंजाइम्स required a non-protein part for its efficient functioning. This helper non-protein part is called। अगर हम प्रोटीन के बारे में स्पेशली बात कर रहे होते हैं तो उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने नॉन प्रोटीन पार्ट कहा है। सो सम एंजाइम रिक्वायर्ड अ नॉन प्रोटीन पार्ट फॉर इट्स इफिशिएंट फंक्शनिंग। दिस हेल्पर नॉन प्रोटीन पार्ट इज, हम इसे कहेंगे कोफैक्टर। यस। Question number 9, the enzyme which act as molecular seizure in recombinant DNA technology। rDNA टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे इंसुलिन प्रोडक्शन होता है, ह्यूमन इंसुलिन। तो उसमें हम जो एंजाइम यूज़ करते हैं वो होती है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसे हम कहते हैं REN, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। आज का हम जो 10 क्वेश्चन देखने वाले थे ये लास्ट क्वेश्चन है। एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिएक्शन, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिएक्ट्स थ्रू अ स्पेशलाइज्ड फीचर और साइट प्रेजेंट ऑन एंजाइम नोन एज। मतलब एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है तो वो कौन सी ऐसी साइट होती है एंजाइम के अंदर, तो वो सिंपल सा ऑप्शन है, वो है एक्टिव साइट। तो गाइस, हमें सिर्फ 10 ही क्वेश्चन देखने थे।